नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खिसाल मेहदी। पेश है इस वक्त की अहम सुर्खियां। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में इक़्तिसादी सर्वे साल 2024 और 25 किया पेश। माली साल 2026 में शरह नमू 6.3 से 6.6% के दरमियान रहने का लगाया तखमीना। भारतीय मईशत के मजबूत बुनियादी उसूलों के साथ सरमायाकारी की सरगर्मियों में तेजी आने की जाहिर की उम्मीद। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने इक़्तिसादी सर्वे को बताया माशी मशाले राह। मईशत में तेज रफ्तार तरक्की की जाहिर की उम्मीद। कहा ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों में हुई नुमाया तरक्की। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुआ शुरू। उन्होंने कहा मुल्क का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत बनाना है और कहा तीसरी मुद्दत में 3 गुना तेजी से हो रहा है काम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दिल्ली के द्वारका में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नारा दिया, दिल वाले लोगों की दिल्ली ने किया फैसला, आपदा वालों को है भगाना। और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के सदर जमहूरिया पर मुतनाज़ तबसरे पर बीजेपी का हंगामा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा सोनिया गांधी को गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका बजट इजलास से खिताब किया। महाकुंभ को अकीदे का त्यौहार बताते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ सकाफती रिवायात और समाजी बेदारी का त्यौहार है। भारत और दुनिया के करोड़ों अकीदतमंदों ने प्रयागराज में अकीदत की डुबकी लगाई है। सदर जमहूरिया ने मौनी अमावस्या के दिन पेश आने वाले हादसे में ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। मुल्क की उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी कामयाबियां दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भारत को एक आलमी इख्तराई पावर हाउस बनाना है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के नौजवान स्टार्टअप से लेकर खेलों और खला तक हर मैदान में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत मसनवी ज़हानत और उसे अपनाने के मैदान में पूरी दुनिया के लिए एक नई राह हमवार कर रहा है। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान हुकूमत ने मुतवस्सित तबके के लिए एक घर का ख्वाब पूरा करने के अज़्म के साथ काम किया। भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास
के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने मुल्क के हर शोबे में ख़वातीन के बढ़ते हुए किरदार पर खुसूसी जोर दिया और कहा कि ये पार्लियामेंट के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आज ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जंगी तैयारे उड़ा रही है। ख़वातीन पुलिस खिदमात में शामिल हो रही हैं और मुल्क में कारपोरेट्स की क़यादत भी कर रही हैं। सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खिताब के बाद मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में साल 2024-25 का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया। इक़्तिसादी सर्वे की पेशकश पार्लियामेंट में बजट इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की निशानदही से होती है। इक़्तिसादी सर्वे मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और उसके मुस्तक़बिल के नुक़्ते नज़र का एक जामे जायज़ा है। इसे चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन की रहनुमाई में महकमा इक़्तिसादी उमूर के इकनॉमिक डिवीज़न ने तैयार किया है। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कार्ड की एक किस्म है जिसके ज़रिए हुकूमत मुल्क की माली हालत, रोज़गार, महंगाई, मनसूबाबंद अखराजात और माशी तरक्की से मुताल्लिक़ डेटा पेश करती है। भारत के चीफ इक़्तिसादी मुशीर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए कई घरेलू शोबों की तरक्की पर जोर दिया। We have to raise the game for a new playing field. The playing field has changed and the game has to be rely on domestic drivers of growth. So what are those domestic drivers of growth? That is what is part 2 about. Just to recap, we do have a goal, a legitimate economic and social aspiration to become a developed country by 2047. The last economic survey broke it down into multiple components, generating about 80 lakh jobs per year, increasing our share of manufacturing in GDP, plugging Indian businesses into global value chains, and creating a viable small, medium enterprise sector, which in the German language is called the Mittelstand. Because countries that basically became powerhouses in manufacturing had succeeded in creating a viable small, medium enterprise sector. Therefore, our goal with respect to manufacturing is inextricably tied to the success of being able to raise the share of SME enterprises as well. और पार्लियामेंट का जैसा कि बजट इजलास आज से शुरू हो गया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास के आगाज़ में लक्ष्मी देवी को अक़ीदत से नमस्कार किया और सबके लिए खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से अपील की कि वो इज्तिमाई कोशिशों के ज़रिए तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के अपने अज़्म को पूरा करें। उन्होंने इस बार किसी गैर मुल्की मुदाखलत का सामना न करने पर इत्मीनान का इजहार किया। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से
कोई चिंगारी नहीं हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी मियाद में हुकूमत हमजहत तरक्की के मिशन मोड में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अवाम की शमूलियत से हर कोई तब्दीली देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे ताकि हर औरत बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बजट इजलास को नौजवान मेंबरान पार्लियामेंट के लिए एक कीमती मौका करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत मुल्क की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर कांग्रेस रहनुमाओं के बयानात पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी की जानिब से सदर जमहूरिया के बारे में किए गए तबसरे पर तनाज़ा शुरू हो गया है। जब सोनिया गांधी से सदर जमहूरिया के खिताब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शुरू में मीडिया को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस दौरान सोनिया और राहुल को सदर जमहूरिया के खिताब पर आपस में बहस करते हुए देखा गया। उसके बाद सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया के खिताब के बारे में कहा कि ये झूठे वादे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने सदर के खिताब को बोरिंग करार दिया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पर किए गए मुतनाज़ तबसर पर सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़मीन से उठकर आते हैं उन्हें कांग्रेस का शाही खानदान पसंद नहीं करता। उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। उधर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि इक्तसादी सर्वे की बुनियाद पर बजट कल पेश किया जाएगा। दुनिया में माशी सुस्त रवी है, लेकिन भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पर अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंदी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक ब्राइट स्पॉट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में स्लो डाउन है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कितने अच्छे तरह से अपना आर्थिक नीति के साथ में काम कर रहा है। आप लोगों को शुरुआत में ही उन्होंने महालक्ष्मी का आशीर्वाद के साथ में संबोधित किया है और आशीर्वाद मिलेगा सबको। कल बजट है। और अब खबर दिल्ली असेंबली इंतखाबात की। तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा 1,56,14,000 वोटर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मर्द वोटरों की तादाद 83,76,173 और ख़वातीन वोटरों की तादाद 72,36,560 है। इस मरतबा भी 1,267 थर्ड जेंडर वोटर हैं। इंतखाबात के लिए 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। Our polling station number is 13,766 number of polling station, which includes 733 number of auxiliary polling station also, and these polling stations are situated in 2,696 number of polling station premises. 1,09,955 manpower includes the staff deployed for flying squad, SST, micro observer, counting staff, and the teams associated with expenditure monitoring and sector magistrate control room staff all together. 21,584 number of BUs, ballot units, 20,692 number of CU control unit, and 18,943 VVPAT. Mock polls were also conducted in randomly selected EVMs by the contesting candidate or their representative in their presence as per the guideline of ECI. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में एक जलसा आम से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने हुक्मरां आम आदमी पार्टी की बदउनवानी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आने पर आपकी बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली वासियों, दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो।
साथियों, हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को अब सावधान होने में देर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी इससे मुक्ति पा लीजिए। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह शीश महल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो गरीबों का दर्द कभी नहीं समझेंगे। आपदा वाले आज भी केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। गरीबों के प्रति कितनी नफरत है। बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाने वालों को गरीब का ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। उधर दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जमुना के पानी में जहर वाले बयान के मामले में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। यहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत जमा कराया। केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लिखे खत में कहा कि मेरी वाहिद फिक्र दिल्ली के अवाम की सेहत और हिफाजत है और मैं जमहूरी उसूलों की हिफाजत के लिए लड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस का जवाब देते हुए केजरीवाल ने पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया है। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से हरियाणा के वजीर आला के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर कहा कि वो केजरीवाल के जवाब की तफसील से जांच करेगा और उसकी बुनियाद पर फैसला करेगा। इस दौरान केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि मैं दिल्ली के अवाम को मुबारकबाद देता हूं, आज पानी में अमोनिया की सतह कम हुई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ज़्यादा मिकदार में अमोनिया के साथ जमुना में पानी भेज रही है। बीजेपी ने उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी। कमीशन ने कहा था जमुना के पानी में जहर कहां से मिला, इस बात का सबूत दें, जिसके जवाब के लिए वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के महाकुंभ मेले की। प्रयागराज महाकुंभ में मुनि अमावस्या के मौके पर पेश आए हादसे की वजूहात की तहकीकात के लिए बनाए गए 3 रुकनी अदालती कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है।
आज जुडिशल कमीशन की टीम ने महाकुंभ भगदड़ के मकाम का दौरा किया। आपको बताते चलें कि प्रयागराज महाकुंभ में मुनि अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए जमा भीड़ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 दीगर जख्मी हो गए थे, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी अदालती कमीशन तश्कील दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हरीश कुमार की सरबराही वाले कमीशन में रिटायर्ड IAS अफसर DK सिंह और रिटायर्ड IPS अफसर VK गुप्ता शामिल हैं। कमीशन इस मामले पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अपनी तश्कील के 1 माह के अंदर पेश करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में मुनि अमावस्या के अमृत स्नान के बाद अब तमाम अखाड़ों ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के सदर महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि तमाम अखाड़े बसंत पंचमी के अमृत स्नान को शान के साथ अंजाम देंगे। मौसीकी और रक्स के साथ नागा साधुओं के लंबे जुलूस उसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। अखाड़ों ने अपने अकीदतमंदों और पैरोकारों से बसंत पंचमी पर अमृत स्नान लेने की अपील भी जारी की है। श्री पंच दशनम आवाहन अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अद्भुत स्वामी अरुण गिरी ने आने वाले अकीदतमंदों से महाकुंभ के इलाके में अपने करीब गंगा या जमुना के घाटों में स्नान की अपील की है। प्रयागराज महाकुंभ में मुनि अमावस्या के स्नान के त्यौहार के दौरान हादसे को लेकर सियासी पार्टियों के बयानात पर अखाड़े के संतों में शदीद नाराजगी है। श्री पंच दशनम आवाहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने हादसे पर समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें सियासी बयान देने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इसी के साथ खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।